हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले कंटेंट के बारे में देख लेते हैं। 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कॉर्डेलिस्की क्लाउड्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, काइपा बेल्ट, ऊड क्लाउड्स, मेटेरॉयड और मेटेरॉयड का क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। कॉमेट्स क्या होते हैं, गोल्डिलॉक्स जोन, ककवुड गैप्स, कॉन्स्टलेशन, ड्वार्फ प्लैनेट, वाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। दिस इज द इमेज ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मार्स और जुपिटर इन दोनों प्लैनेट के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। ठीक है, इसमें जो सेरेस है ये सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है इस एस्टेरॉयड बेल्ट का। और हमने अभी कंटेंट में डिस्कस किया था कि हम कॉमेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लूटो जो पहले प्लैनेट था लेकिन अभी नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, ऐसी क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं जिससे कि कोई भी प्लैनेट, उसको हम प्लैनेट बोलते हैं या नहीं बोलते। ठीक है, फिर नेपच्यून के बाद एक बेल्ट आती है जो जैसे कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, इन द सेम वे आफ्टर नेपच्यून एक बेल्ट आती है, उसको बोलते हैं काइपा बेल्ट। ठीक है, और जो ये है सन, जो मेन ड्राइवर है जिसकी वजह से ये सारे प्लैनेट्स एक फॉर्म में, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट की फॉर्म में ये रोटेट करते हैं अराउंड द सन। राइट, तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, ये 4 प्लैनेट को बोला गया है इनर प्लैनेट्स। वहीं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून इनको बोलता है आउटर प्लैनेट्स। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और इनका जो साइज होता है स्मॉल होता है। इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, दे आर डेंसर। ये फ्यूअर सैटेलाइट होते हैं इनके पास, मतलब जो सैटेलाइट है, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं वैसे ही अर्थ या प्लैनेट्स के चारों तरफ मून घूमते हैं, रोटेट करते हैं, तो उनको बोलते हैं सैटेलाइट्स। रॉकी स्ट्रक्चर होता है इनका। और कौन से प्लैनेट है, ये मेन 4 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। वहीं आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, जो रिमेनिंग 4 प्लैनेट्स हैं, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, मतलब जाइंट, बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स का मतलब होता है जुपिटर लाइक प्लैनेट। वहीं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब होता है अर्थ लाइक प्लैनेट, जिनमें अर्थ जैसी कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम एज अर्थ, कि कुछ जो प्रॉपर्टी हैं जैसे डेंस है। राइट, जोवियन प्लैनेट बहुत मासिव होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक्सटेंसिव सैटेलाइट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैटेलाइट है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। गैसेस इन नेचर, इनका जो फॉर्म होता है वो ये गैसेस के बने हुए होते हैं, रॉक्स के नहीं होते। इनकी जो डेंसिटी होती है, अब गैसेस के बने हैं इसलिए इनकी लो डेंसिटी होती है। राइट, तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो टेरेस्ट्रियल क्यों है, जोवियन क्यों है, इनका मास इतना क्यों ज़्यादा है, ये स्मॉल क्यों है, ठीक है, इन पे फ्यूअर सैटेलाइट क्यों होते हैं, इन पे ज़्यादा सैटेलाइट क्यों होते हैं, ये हम इसी लेक्चर में आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज इंफीरियर प्लैनेट। इंफीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, वो प्लैनेट्स क्लोजर टू द सन देन अर्थ, जो सन के ज़्यादा क्लोज हैं, जैसे मरकरी और वीनस। वहीं सुपीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, जो सन से तो दूर होते हैं लेकिन अर्थ के पास होते हैं। प्लैनेट्स हैं जो क्लोज हैं अर्थ से, उनको बोला गया सुपीरियर प्लैनेट्स, जो है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो का मतलब होता है अर्थ लाइक प्लैनेट। तो हम पहले अर्थ के बारे में जान लेते हैं। हमें पता है कि अर्थ की लेयर्स होती हैं 3, जो पहली होती है सेंटर में कोर,
देन मेंटल, देन क्रस्ट, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है। और जो कोर होती है किसकी बनी होती है? निकल और आयरन की। हम इसको नाइफ लेयर भी बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत डेंस, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कोर सॉलिड होती है, वहीं मेंटल लिक्विड फॉर्म में होती है, क्रस्ट ब्रिटल फॉर्म में होती है, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि सन में क्या है, रिएक्शंस हो रही हैं। और रिएक्शंस कैसे होती हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलके हीलियम बनता है। हीलियम क्या है? एक हैवियर एलिमेंट है। जब हीलियम जो एटम होते हैं वो फ्यूजन करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अब जो पार्टिकल, अब ये एनर्जी जो होती है इतने ज़्यादा अमाउंट में होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो टूवर्ड्स द अर्थ आते हैं। तो जो पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अर्थ की तरफ आते हैं उनको बोला गया सोलर विंड, राइट। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सन जो सोलर विंड थे, अभी मतलब इतने हैं, तो जब सन फॉर्म हुआ होगा तो वो सोलर विंड कितने ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। तो नो पार्टिकल स्टेबल, तो कोई भी पार्टिकल स्टेबल ही नहीं होगा नियर द सन, ठीक है, वो टिक ही नहीं सकता क्योंकि सोलर विंड इतने ज़्यादा हाई हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट लेस होंगे। अब नेचुरल सैटेलाइट कैसे टिक पाएंगे? और टिक भी पाएंगे तो वो जिनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, राइट। और ग्रेविटी जब कब ज़्यादा होगी? जब उनके पास सामान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सन में क्या हो रही थी? रिएक्शन, ठीक है। और सन इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके बाद जो भी छोटा मोटा सामान होगा, ठीक है, जिसकी ग्रेविटी बहुत कम होगी, वो तो अपनी तरफ खींच लेगा उसको। तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन, राइट। तो हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की प्रॉपर्टीज के बारे में अभी पढ़ा। तो हम उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सन की विसिनिटी में है, दे आर वेरी क्लोज टू द सन। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि वो आसपास अपने सामान को टिकने नहीं देगा। और वहाँ सोलर विंड इतने ज़्यादा हाई अमाउंट में है कि वो अगर छोटा मोटी गैसेस जो होती हैं, ठीक है, प्लैनेट्स के चारों तरफ गैस होगी। एक तो प्लैनेट्स छोटे हैं जो उसके पास मिल रहे हैं, ठीक है, और उनके पास सोलर विंड इतनी हाई है कि वो जो गैसेस होती हैं, उनका एटमॉस्फेयर होता है मरकरी वीनस का, वो उनके पास होता ही नहीं क्योंकि सोलर विंड ही उनको उड़ा के ले जा रही है, राइट। तो दैट्स वाई जो सन के क्लोज होते हैं प्लैनेट्स वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्योंकि वहाँ गैसेस टिक ही नहीं पाती, क्योंकि उन प्लैनेट्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा कम है, इसलिए उनका साइज भी बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और वो डेंस होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं कि अगर इतने ज़्यादा डेंस नहीं होते तो हवा उड़ा के सोलर विंड उन्हें ले जाती। आफ्टर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नेक्स्ट इज जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद में आते हैं, ठीक है। जैसे पहले जो थे वो कौन से थे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट थी। आफ्टर एस्टेरॉयड बेल्ट आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दे आर फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन। ये थोड़ी दूर, मतलब ये डिस्टेंट किससे? सन से दूरी पे पाए जाते हैं। सोलर विंड्स नॉट इंटेंस। यहाँ पे जो सोलर विंड्स होती हैं वो इंटेंस नहीं होती, जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पे वो इंटेंस थी, उन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है सोलर विंड्स का। इसकी वजह से क्या होता है? नॉट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस। इसकी वजह से जो गैसेस पे उनका इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए वो उन्हें उड़ा के नहीं ले जा पाती। हम देख लेते हैं जैसे जोवियन प्लैनेट्स, जैसे जुपिटर है, ये सन है, ये बाकी के 4 प्लैनेट, यहाँ आती है एस्टेरॉयड बेल्ट, राइट। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये 4 प्लैनेट हैं, इनको बोला गया जोवियन प्लैनेट्स। और ये कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अब ये जो सन की जो सोलर विंड्स हैं उनका जो इफेक्ट है
इन पे क्या है, वो मिनिमम होता है। तो इनके ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, उसमें क्या है, गैसेस। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक प्लैनेट। तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है, उनको ये जो सोलर विंड्स होती हैं, यहाँ से आने वाली सोलर विंड्स, वो उड़ा के नहीं ले जा पाती। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ज़्यादातर ये गैसेस नेचर के हैं। जैसे ये रॉकी स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, तो इनका रॉकी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये गैसेस से बने हुए हैं। इनको गैस जाइंट्स भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सन, रेडियंट इनफ टू ड्राइव अवे द गैस फ्रॉम इनर सोलर सिस्टम। ये इसके अंदर इतनी रेडिएशन होती है कि ये ड्राइव कर सकता है गैसेस को इनर सोलर सिस्टम से। यहाँ पे वर्ड आता है इनर सोलर सिस्टम, इस पार्ट को बोला गया है इनर सोलर सिस्टम। दिस इज इनर सोलर सिस्टम, ठीक है, और ये आउटर सोलर सिस्टम। तो सन की क्या कैपेसिटी होती है, ये इतना इसके अंदर रेडिएशन होता है कि ये जो इनर सोलर सिस्टम की जो गैसेस होती हैं इन प्लैनेट्स के चारों तरफ, ठीक है, जैसे ये प्लैनेट्स है, तो इनको ये ब्लू ऑफ करके जाती है, अभी हमने समझा। तो ये वही कह रहा है कि रेडिएट इनफ टू ड्राइव अवे द गैस फ्रॉम इनर सोलर सिस्टम। इट लेफ्ट बिहाइंड द रॉकी रॉक कोर्स विच आर नाउ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और ये क्या छोड़ता है, रॉकी कोर्स, जो प्लैनेट्स की, जो इनर प्लैनेट्स की रॉकी कोर रह जाती है, क्योंकि गैस तो सारी ब्लू ऑफ हो जाती है, विच आर नाउ, वो क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब क्या होता है, अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज होता है मटेरियल विद मेल्टिंग पॉइंट एबल टू फॉर्म इन दिस रीजन। जो मटेरियल जो बचता है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हुआ, ठीक है, वही टिक पाएगा। अगर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ वो तो पिघल जाएगा ना। तो सन के पास वही सामान टिक पाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गैस जाइंट्स अवे फ्रॉम द सन, जो गैस जाइंट्स होते हैं ऑटो प्लैनेट्स, वो अवे होते हैं सन से। क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग, वो ज़्यादातर धूल मिट्टी बर्फ़ के बने होते हैं। अगर वो सन के पास रहेंगे तो वो पिघल जाएंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। टेम्परेचर वॉज कूल इनफ फॉर द गैसेस टू कंडेंस एंड फॉर्म लेस डेंस प्लैनेट। जो टेम्परेचर वो होता है बहुत कम होता है, कूल इनफ फॉर द गैसेस टू कंडेंस, जिससे क्या है, गैसेस कंडेंस ही नहीं कर पाती सन के पास, एंड फॉर्म लेस डेंस प्लैनेट। तो वो क्या फॉर्म करती है, लेस डेंस प्लैनेट, जो कि हैं आउटर प्लैनेट्स, राइट। बस इसमें यही बताया गया है कि सन की जो टेम्परेचर है उसकी रेडिएशन से जो विंड चलती है, जिन्हें हम सोलर विंड कह रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इनके पास जो सामान है ना, अगर वो बहुत डेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो वही टिक पाएगा, बाकी उससे दूर ही टिक पाएगा, जो हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मरकरी। ये स्मॉलेस्ट एंड इनरमोस्ट प्लैनेट है, सबसे पास जो है कौन सा पाया जाता है, मरकरी। इसकी कोर आयरन की बनी हुई है। भाई आयरन की ही जैसा ही कोई एलिमेंट टिक सकता है जो सन के इतना नज़दीक हो। इसका जो सरफेस है उसमें क्रेटर्स मतलब गड्ढे पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं कैलोरीज बेसिन। ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है आपसे। विजिबल पीरियडिकली, ये पीरियडिकली विजिबल होता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी दिखेगा। बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। और बिफोर सनराइज ही क्यों दिखता है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है इतनी ज़्यादा हाई है कि वो उसकी चमक से तो उसके आसपास कोई चीज़ ही नहीं दिखेगी। तो सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ये हमें विजिबल होता है। और इस पे क्या होता है कि नो और लेस, यानी कि बहुत कम मिशन या कोई भी नहीं। अगर कोई मिशन इस पे भेजा गया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा मिशन मरकरी पे भेजा गया है। ड्यू टू विसिनिटी ऑफ द सन, तो इसके पास मिशंस ही नहीं भेजे जाते क्योंकि इसकी क्लोजनेस इतनी है, विसिनिटी इतनी है सन से कि यहाँ पे टिक पाना इज़ वेरी वेरी, मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। भाई सन है, जब हम धूप होती है दोपहर में, गर्मियों में बाहर नहीं निकल सकते, तो सोचो सूरज के पास कैसे टिक पाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज वीनस, अर्थ ट्विन। इसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। अब अर्थ ट्विन का मतलब
यानी कि ट्विन का मतलब जुड़वा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम सिमिलर है, वो एकदम आइडेंटिकल नहीं है। अब अर्थ का ट्विन हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि इसका सेम साइज है, सेम मास है और इसकी सेम डेंसिटी है। लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड होता है इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो रोटेट करता है ये सन के चारों तरफ, उसका जो रोटेशन पीरियड है सबसे ज़्यादा वीनस का है। रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए ज़्यादातर प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट करते हैं रोटेट, जैसे अर्थ भी है वो भी वेस्ट टू ईस्ट करता है। खाली जो वीनस है और यूरेनस, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर है इनका, ठीक है। और इसमें वीनस में क्या होता है, 95% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के इसके क्लाउड्स होते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जिसकी 95% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जैसे कि अर्थ में क्या होता है 1% से भी कम CO2 पाई जाती है अर्थ में, तो उसका जो है अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, आपने वर्ड सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या है बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं बारिश जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगी उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, और इसके सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है, सोचिए एसिड के क्लाउड है, अगर बारिश होती होगी तो एसिड बरसता होगा, तो ऐसे में लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकते कि इन मतलब ये कंडीशंस के होते हुए वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है कि विजिबल जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर सनराइज, और ये विजिबल होता है सनराइज के बाद में और बिफोर नहीं, सनराइज से पहले और सनराइज के बाद में, ठीक है। इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वीनस हॉटेस्ट क्यों है मरकरी से। अब मरकरी का यहाँ पे सवाल क्यों आया कि मरकरी तो क्लोजेस्ट है सन के, सबसे ज़्यादा करीब मरकरी है, तो वो ज़्यादा उसकी हीट होनी चाहिए, ठीक है, वो हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए, लेकिन मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा हॉटेस्ट है वीनस। अब वो क्यों है ये अभी हम जान लेते हैं। अब ये अर्थ है, हम कंपैरिजन टू अर्थ पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे क्या है हमें जो क्लैरिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अर्थ में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या है ग्रीन हाउस गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जिसका जो अमाउंट है अर्थ पे लेस देन 1% है। तो सन से जो आने वाली रेडिएशन है उसको बोला गया इंसोलेशन, और अर्थ से जो जाने वाली रेडिएशन है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दिन में क्या होता है हमें इंसोलेशन मिलती है, और रात में क्या होता है कि अर्थ जो है इसी हीट को वापस भेजता है इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की कि अर्थ इसको ट्रैप कर लेती है हीट को, और वो कर पाती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट को ट्रैप करती है, जिससे हमारा टेम्परेचर ये एटमॉस्फेयर वार्म रहता है, प्लैनेट वार्म रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करती है, इंसोलेशन को ये एब्जॉर्ब नहीं करती। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, या इंसोलेशन से कोई भी हीट अर्थ अपने अंदर ट्रैप नहीं कर रही, ठीक है, प्रॉपर्टी ही ऐसी है। वहीं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये ट्रैप कर लेती है। अब इससे क्या होता है कि जो ट्रैप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उससे प्लैनेट वार्म रहता है। अब वीनस पे क्या है 95% CO2 है। अब यहाँ पे देखिए ये वीनस है, ये अर्थ है, यहाँ पे लेस देन 1% CO2 है, और वीनस पे क्या है मोर देन 95% कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होता है ये हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही वो हीट ट्रैप करेगी, अपने अंदर हीट लेगी। तो दैट्स वाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम आए इसलिए कि कॉन्सेप्ट की बात करने, राइट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसकी वजह से हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वीनस सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट तो है ही, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। अब वो क्यों है? अभी हमने देखा कि वीनस पे किसके क्लाउड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। इंसोलेशन आती है, ठीक है, तो ये इंसोलेशन को एब्जॉर्ब नहीं करते पूरी तरह से, ठीक है। 70% जो रेडिएशन है ना, जो इंसोलेशन आ रही है, उसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। कितना? 70%। इसका मतलब ये हुआ 30% ही ये अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो इज द रेशियो कि कौन सी बॉडी कितना जो है रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रही है और कितना रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू द इंसिडेंट रेडिएशन, कि कितना उस पर इंसिडेंट हो रहा है और कितना वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। 70% तो बहुत ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी इतना रेडिएशन, तो उसकी चमक अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसका एल्बिडो हाई होता है, इसकी वजह से वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। और एल्बिडो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज़्यादातर अगर कोई टफेस्ट भी क्वेश्चन देगा, घुमाने की कोशिश करेगा, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम वहाँ से भी अपनी नैया पार लगा ले जाएंगे, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, कि मरकरी और वीनस के कोई मून नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे मून नहीं होते, क्यों नहीं होते? अब देखिए, हमें पता है कि सन है, जैसे यहाँ सन है तो उसके पास क्या है, सोलर विंड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, सन की जो ग्रेविटी है वो मतलब सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आसपास कोई सामान टिक नहीं देगा। अगर छोटा मोटा सामान होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर कोई हल्का फुल्का चीज़ होगा तो सोलर विंड्स इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि उसको उड़ा के ले जाएगी, राइट। तो सन इतना लार्ज है कि उसकी इतनी ग्रेविटी हाई है, तो आसपास से सामान वो अपनी तरफ खींच लेता है। और सोलर विंड का इफेक्ट इतना हाई है कि अगर कोई हल्का फुल्का सामान होता है तो वो उसको ब्लो ऑफ करके ले जाता है, राइट। इसलिए मरकरी और वीनस के कोई मून नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सामान एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये एग्जिस्ट इसलिए करता है मरकरी वीनस, क्योंकि इनका जो नेचर होता है आयरन का बना होता है मरकरी, ठीक है। इसकी जो कोर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि वो टिक पाते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, रॉकी नेचर है इनका, गैसेस नहीं है। दैट्स वाई दे एग्जिस्ट नियर द सन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ। इसका शेप जियोइड होता है, 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है। और जियोइड का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ रोटेशन जो होती है, अब अर्थ को पता है कि अपनी एक्सिस पे ऐसे करके घूम रही है और ये अराउंड द सन भी चक्कर लगाती है। तो जब ये रोटेट करती है तो बल्ज क्रिएट होता है इक्वेटर पे, ठीक है। ये चपटी है, यानी कि दोनों साइड से अब ऐसे करके अगर कोई बॉल को हम प्रेस करेंगे ऐसे तो वो एक बल्ज आ जाएगा सेंटर में। तो सेंटर का जो बल्ज है वो इक्वेटर पे आता है और फ्लैट है नॉर्थ और साउथ से, ऊपर और नीचे से नॉर्थ और साउथ पोल से फ्लैट है, और इसके जो इधर है वो बल्ज है, राइट। अगर हम ऑर्डर देखें प्लैनेट्स का तो जुपिटर सबसे बड़ा है, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ 5th लार्जेस्ट, वीनस, मार्स एंड मरकरी। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। अब इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, चंदा मामा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, राइट। अर्थ के बारे में हम डिटेल में पूरा चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा ही डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज मार्स। इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट हम इसलिए बोलते हैं इसको कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है इसमें इतना हाई होता है, जैसे ये मार्स है तो इसकी जो क्रस्ट होती है उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कोई भी लोहे की चीज़ है घर में, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब बारिश के टाइम में मॉइस्चर होने की वजह से, हवा में नमी होने की वजह से उसमें रेड रेड हो जाती है वो ऊपर, ठीक है, एक रेड लेयर हल्की सी ऊपर उसके जम जाती है। अब सोचिए कि इस पे इतना ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है आयरन ऑक्साइड का, तो ये इसलिए रेड दिखता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में इसके कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और सैटेलाइट इसके दो हैं, फोबोस एंड डेमोस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मार्स के जो सैटेलाइट्स हैं उनका नाम, फोबोस एंड डेमोस।
राइट। नेक्स्ट इज जुपिटर। इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता। अब हमने 4 प्लैनेट जो थे इनर प्लैनेट्स, हम मरकरी, वीनस, अर्थ के बारे में, अर्थ एंड मार्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो जोवियन प्लैनेट्स हैं ना, गैस जाइंट जिन्हें बोला जाता है कि वो गैसेस के बने हुए हैं, वो स्टार्ट हो रहा है। इनका कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता। ये किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। ये क्या है? सारी गैसेस। ठीक है, ये गैसेस के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें गैस जाइंट्स बोला जाता है। गैस जाइंट्स मीन्स गैस के बड़े बड़े प्लैनेट्स। वेरी कोल्ड होता है। इनका जो टेम्परेचर है ना जुपिटर का -130 डिग्री सेल्सियस। सोचिए। सैटेलाइट्स इसके हैं आयो, यूरोपा, गैनेमाइड जो सबसे लार्जेस्ट है सारे सैटेलाइट में, और कैलिसिटो। ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछती है कि ये दे देगी सारी चीज़ें कि ये किसके नाम है, सैटेलाइट के हैं या रिवर के हैं, ऐसे करके क्वेश्चन डाल देती है यूपीएससी। ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट, यहाँ पे क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट दिखता है, इसको बोला गया है फ्यूरियस स्टॉर्म है, कि वहाँ पे कोई स्टॉर्म है, आंधी चलती रहती है, उसको ग्रेट स्पॉट बोला गया है। अब ये नॉट एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, ऐसे बोला जाता है। राइट। नेक्स्ट इज सैटर्न। ये किससे बना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया। ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होती है? रिंग्स होती हैं। अब रिंग्स किससे बनी होती हैं? ये इसके पीछे 2 हाइपोथेसिस हैं। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है पता, ये 2 हाइपोथेसिस हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है। पहली हाइपोथेसिस कहती है कि रेमिनेंट्स ऑफ डेस्ट्रॉयड मून ऑफ सैटर्न, कि सैटर्न के जो मून थे चारों तरफ, मून का मतलब सैटेलाइट्स थे उसके चारों तरफ घूमने वाले, वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उनके बचे हुए जो रेमिनेंट्स हैं वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उससे ये रिंग्स बनी है। वहीं दूसरी हाइपोथेसिस कहती है कि लेफ्ट ओवर मटेरियल फ्रॉम विच सैटर्न फॉर्म, जिस चीज़ों से बल्कि सैटर्न बना है उसका जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है, मतलब जो नहीं बन पाया प्लैनेट, जो बचा हुआ सामान था, उससे क्या है? ये रिंग्स बनी। राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज यूरेनस। इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता। एटमॉस्फेयर इसका हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। टिप्ड एंड स्पिन ऑन इट्स साइड्स, ये जो रोटेट करता है। अब देखिए, अर्थ क्या है हमारा? ऐसे रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है और ऐसे करके रोटेट कर रहा है। इसकी जो स्पिन है ना, वो इस तरीके से है, बिल्कुल लेटा हुआ है ये। अगर मैं आपको इसमें इमेज में दिखाने की कोशिश करूं तो इसका जो यूरेनस का जो ये है, इस तरह से रोटेट करता है कि जो इसकी एक्सिस है वो इस तरीके से है और ये रोटेट ऐसे कर रहा है। राइट। तो ये सारे प्लैनेट्स के रोटेशन दे रखे हैं कि कैसे कैसे रोटेट करते हैं। रोटेट करता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट। हमने पढ़ा था कि एक वीनस है और एक यूरेनस है, जो 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर सारे प्लैनेट जो बचे हुए हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। नेक्स्ट इज नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून दोनों को ट्विंस ऑफ आउटर सोलर सिस्टम, यहाँ पे क्या बोला है? आउटर सोलर सिस्टम। आउटर सोलर सिस्टम मीन्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अगर वहीं आपसे इनर सोलर सिस्टम, अगर यहाँ पे इनर सोलर सिस्टम दे देता कि यूरेनस और नेपट्यून ट्विंस ऑफ इनर सोलर सिस्टम, तो वहीं पे ये गलत हो जाता। ऐसे ही तो घुमाते हैं। ठीक है, यूपीएससी में ऐसे ही घुमाते हैं कि एक जो वो वर्ड है ना, उसको ही आपको चेंज करके दे देंगे, फिर हम कहते हैं जल्दी जल्दी हम मार्क कर देते हैं। ये बारीकियाँ नहीं समझते। ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, और यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें? कॉन्सेप्ट की, कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। राइट। तो ये ट्विंस हैं आउटर सोलर सिस्टम के, इनको गैस जाइंट्स बोला जाता है। गैस जाइंट क्यों बोला जाता है ये हम समझ चुके हैं, क्योंकि ये विसिनिटी ऑफ द सन में नहीं है, आउटर है। ठीक है, आउटर है, सोलर सिस्टम के जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें आते हैं, और जो ग्रेविटी है सन की इन पे नहीं इतना अफेक्ट करती, और ड्यू टू लैक ऑफ सोलर विंड्स यहाँ पे गैसेस टिक पाती हैं। इनका जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का है। लार्जेस्ट जो इसका मून है वो है ट्रिटॉन, TRITON। नेक्स्ट इज मून।
फॉर्मेशन जो है इसकी वाइडली एक्सेप्टेड एक एक्सप्लेनेशन है कि फॉर्म बाय लेफ्ट ओवर डेब्रीज। डेब्रीज का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो एक टाइप का कचरा बोलते हैं डेब्रीज को। आफ्टर जायंट इम्पैक्ट बिटवीन अर्थ एंड मार्स साइज बूट कॉल्ड थिया। ये इसकी जो फॉर्मेशन हुई वो एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि अर्थ और मार्स जैसा एक मार्स के ही साइज का एक बूट टाइप था, वो दोनों टकराए। जैसे ये अर्थ है और ये वो दूसरी बॉडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो दोनों टकराए, जिसको बोला जाता है थिया। जो मार्स के साइज का एक ऑब्जेक्ट था उसको क्या बोला गया, थिया। तो उनके जो टकराने से जो लेफ्ट ओवर सामान बचता है, जो डेब्रीज बचती हैं, उससे क्या बना, मून। राइट। अब इसका जो रोटेशन है वो सिंक्रोनस विद अर्थ, ये अर्थ के सिंक्रोनाइजेशन में घूमता है। वो कैसे घूमता है हम समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये मून है, ये जो रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे, जैसे ये पॉइंट A1 हम मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट 1 हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे हमारा फ्रेंड खड़ा है। अभी जो रोटेशन हो रहा है वो एक जैसा हो रहा है कि एक टाइम पे, उसी टाइम पे तो ये चल रहा है उसी स्पीड से, उसी टाइम पे ये चल रहा है उसी स्पीड से। तो ये क्या करेंगे, एक ही टाइम पे यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ का हमें ना एक ही फेज दिखता है। अर्थ से मून का एक ही फेज दिखता है आपको, गड्ढे गड्ढे से दिखता है ना हमेशा जब ये आप मून देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये सिंक्रोनाइजेशन विद अर्थ में मूव करता है, उसके साथ साथ मूव करता है सेम स्पीड से, इसलिए हमें उसका एक ही फेज दिखता है एक टाइम पे, दूसरा हम देख ही नहीं पाते। दैट्स वाई ऑलवेज शो सेम साइड टू अर्थ, इसलिए हमेशा उसका हमें एक ही साइड दिखता है। वीकर ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी बहुत वीकर होती है कंपेयर टू अर्थ। कितनी होती है, 16। अगर मान लीजिए कि आपका वेट जितना यहाँ अर्थ पे है, ठीक है, तो 16.5% यानी कि 1/6 ही बचेगा आपका मून पे। आप इतने हल्के हो जाओगे। जिसका अगर वेट बहुत ज़्यादा है ना, तो आप ये बोलिए कि भाई मैं मोटा नहीं हूँ, मैं गलत प्लेनेट पे आ गया हूँ। राइट। तो जोक्स अपार्ट, तो कंपेयर, जैसे वेट ऑफ, जैसे आपका वेट कितना है, 1/6 है, तो अगर आप अर्थ पे हैं तो मून पे कितना कम हो जाएगा आपका, 1/6 ही हो जाएगा। और मून पे क्या है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। क्यों, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड है ये कॉस्मिक रेज से, मेटेरॉइड से, सोलर विंड से। क्योंकि इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कॉस्मिक रेज भी इस पर डायरेक्ट आएंगी, क्योंकि कोई प्रोटेक्टेड लेयर ही नहीं है जो इसे प्रोटेक्ट कर सके। मेटेरॉइड्स, ठीक है, सोलर विंड्स, ये इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। और इसका ह्यूज टेम्परेचर वेरिएशन, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर, जब ये सोचिए कि अर्थ, अगर हम अर्थ से कंपेयर करते तो अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये इंसोलेशन से, ठीक है, इंसोलेशन से हमें बचाती है, जो उसमें हार्मफुल यूवी रेज आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अर्थ पे ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल रेज से बचाती है, ओजोन लेयर क्यों वहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर है। राइट। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये जो सारी जो इंसोलेशन है वो डायरेक्ट अर्थ पे इम्पैक्ट करती है। इसका टेम्परेचर इतना हाई होता कि यहाँ पे लाइफ सर्वाइव भी नहीं कर पा सकती। ठीक है, तो वहीं क्या है, मून पे क्या है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, तो इसलिए ये अनप्रोटेक्टेड है इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्डिलिस्की क्लाउड्स। आई एम सॉरी अगर मैंने इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया हो, ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये है, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट। ये वर्ड्स क्या होते हैं कि यहाँ पे लार्ज कंसंट्रेशन होता है डस्ट का, कहाँ पे, ये L4 और L5 पॉइंट्स पे। ये क्या है, लैग्रांजियन पॉइंट्स ऑफ अर्थ हैं। और इसकी मेन बात क्या होती है कि ये सबसे मोस्ट स्टेबल पॉइंट्स हैं। यहाँ से अगर आप इसका एंगल लेंगे इस वाले पॉइंट से, तो ये कितने हैं, 60 डिग्री इधर, 60 डिग्री इधर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं एट L4 एंड L5, लैग्रांजे पॉइंट 4 पे और 5 पे, जो कंसंट्रेशन होता है डस्ट का लार्ज अमाउंट में, उसको बोला गया है कॉर्डिलिस्की क्लाउड्स। ठीक है, ये अगर आपका कहीं भी आ जाता है
क्योंकि ये टर्म्स जो है न्यूज़ में रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट की। अभी हमने सोलर सिस्टम का जो डायग्राम देखा था उसमें कहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट। हम बात करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट की। माइनर प्लैनेट स्पेशली ऑफ द इनर सोलर सिस्टम। जो इनर सोलर सिस्टम मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड, इनर सोलर सिस्टम। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। तो लार्जर जो प्लैनेट्स हैं इनको प्लैनेटॉइड्स भी बोला जाता है। हमने देखा कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। ये क्या है, रेमिनेंट्स हैं जो कि प्लैनेट नहीं बन पाए। जो प्लैनेट नहीं बन पाए उसके बाद जो सामान बचा उससे ये एस्टेरॉयड बेल्ट मिलती है, ऐसा सोचा जाता है। सपोजिटली, यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड सपोजिटली, कि दे आर रेमिनेंट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन फेल टू कोलिसिस। मतलब जो कोलाइड नहीं हो पाया, जो नहीं बन पाया क्या, प्लैनेट, बिकॉज ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस ऑफ जुपिटर। क्योंकि इनके पास में इतना बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, उसकी ग्रेविटी इतनी हाई है कि उसके पास कोई प्लैनेट बन ही नहीं सकता, राइट। तो जो लेफ्ट ओवर मटेरियल था उससे क्या बन गई, एस्टेरॉयड बेल्ट। और जो लार्जर एस्टेरॉयड के अंदर, जो बेल्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्लैनेटॉइड्स। नेक्स्ट इज काइपर बेल्ट। स्पेस में हमने देखा कि बियॉन्ड गैस जाइंट कौन से हमारे, यूरेनस एंड नेपच्यून, कि इनके बियॉन्ड ये नेपच्यून है, इसके बाद बहुत सारे क्या हैं, आइसी बॉडीज हैं, आइस से बनी हुई बहुत सारे बॉडीज हैं, इनको बोला गया काइपर बेल्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, इन्हें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि ये कहाँ पाई जाती हैं, आफ्टर या बिफोर या बिटवीन। अगर आपसे एस्टेरॉयड बेल्ट को हटा के ये पूछा जाए कि मार्स और जुपिटर के बीच में काइपर बेल्ट मिलती है, अगर आपको ये ही नहीं पता कि नेपच्यून के बाद में मिलती है और वो आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ना प्रेशर इतना होता है कि अगर हमें कुछ चीज़ अच्छे से नहीं पता तो हम कुछ भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ काइपर बेल्ट। ये यूरेनस और नेपच्यून है। नेपच्यून के बाद, ये नेपच्यून का ऑर्बिट है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स, आइसी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। आइसी क्यों, क्योंकि सोलर ये सन से इतना ज़्यादा दूर है कि उनकी हीट का इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत कम है ही नहीं एक तरह से। तो ये सारे आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं और बियॉन्ड द नेपच्यून, जिन्हें बोला गया काइपर बेल्ट। अब हम पढ़ते हैं मेटेरॉइड के बारे में। तो मीटियोर, मेटेरॉइड, इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। कर जाता है एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं मीटियोर। जब वो मेटेरॉइड अर्थ पे आ जाता है तो इसको बोलते हैं मीटियोराइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड मीटियोरॉइड अगेन एंड अगेन, कि वो मेटेरॉइड बोलेंगे जब वो स्पेस में है। जब मेटेरॉइड एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा है तो उसको मीटियोर बोल रहे हैं, और जब वो अर्थ पे आ जाता है उसको बोल रहे हैं मीटियोराइट, ठीक है। और वो जलता क्यों है, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स से जब उसका फ्रिक्शन होता है तो इसकी वजह से वो इस फॉर्म में हमें दिखता है। दैट्स वाई वी कॉल इट शूटिंग स्टार। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मीटियोर, मेटेरॉइड एंड मेटेरॉइड। और हम उसको शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल से उसका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से उसमें इस टाइप की फायर फॉर्म में वो हमें दिखता है। नोट्स में देख लेते एक बार। एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग द सन। मेटेरॉइड क्या होता है, वो एस्टेरॉइड जो सन के चारों तरफ घूम रहा है। अब मेटेरॉइड एंटर करेगा एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो उसको मीटियोर बोल रहे हैं। अब उसके अंदर थोड़ी बहुत आइस होती है और वो फ्रिक्शन करता है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ से, तो क्या होता है, वो शूटिंग स्टार की फॉर्म में दिखता है। जब वो लैंड कर जाता है अर्थ के सरफेस में तो उसको मेटेरॉइड बोला।
आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वन लाइनर की जो आपसे पूछा जा सकता है, उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। बोल्डी क्या होता है? एक्सट्रीमली ब्राइट मीटियोर। कोई मीटियोर जब बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है उसको बोल्डी बोलते हैं। और फायरबॉल क्या होता है? ब्राइट मीटियोर। ये इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है, ये क्या है? एक्सट्रीमली ब्राइट है और ये क्या है? ब्राइट मीटियोर है। अर्थ ग्रेजर, वेरी ब्राइट मीटियोर एंटर अर्थ एटमोस्फियर और लीव अगेन, यानी कि मीटियोरॉइड आया अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर वापस चला गया, उसको बोलेंगे अर्थ ग्रेजर, राइट। ये यहाँ पे इसलिए मैंने डाले हैं नोट्स पे कि अगर ये कहीं आपको दिख जाए या वन लाइनर में आ जाए, क्योंकि न्यूज़ में क्या है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा कि एक्सट्रीमली ब्राइट है या अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ आई और फिर वो वापस चलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे। क्योंकि अगर हमें क्लियरिटी होगी तो हमें कंफ्यूज नहीं कर सकता कोई भी, राइट। यही खूबसूरती होती है कि कॉन्सेप्ट जानने की, चीज़ों की बारीकी समझने की, कि हमें कोई घुमा नहीं सकता, ठीक है। हम फिर भी निकल जाएंगे, अपनी नैया पार लगा लेंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अदरवाइज तो हमें कोई कुछ भी बोल के घुमा देगा, राइट। नेक्स्ट इज कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? बॉल्स ऑफ रॉक्स एंड आइस। ये बॉल होती है रॉक्स और आइस की, ये अप्रोच करती है सन को तो ग्रो करती है इनमें टेल। वो कैसे करती है? अब जैसे कोई आइसी बॉडी है, वो अवे फ्रॉम द सन है, लेकिन जैसे जैसे वो अर्थ सन के टुवर्ड्स आएगी तो उसमें जो आइस है वो वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो वेपर के फॉर्म में आएगी तो वो दूर से क्या दिखती है? एक टेल की तरह। तो उसको बोलते हैं हम कॉमेट। तो कॉमेट कुछ ऐसा दिखता है, राइट। ये कॉमेट है और ये इसकी टेल। नेक्स्ट इज गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन क्या होती है? हैबिटेबल जोन अराउंड अ स्टार, यानी कि कोई भी स्टार है या कोई भी प्लैनेट इज ऑल्सो अ स्टार। तो हैबिटेबल जोन अराउंड अ स्टार जिसका जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ का होता है, ना बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ना ज़्यादा है। तो ये क्या है? हैबिटेबल जोन, जहाँ पे रहा जा सकता है। तो अगर हम एग्जांपल से देखें तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इन अ सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं। तो अगर सन के रेफरेंस में देखा जाए तो अर्थ क्या है? एक हैबिटेबल जोन है। अर्थ ही तो एक हैबिटेबल जोन है। अगर हम सन के, ये स्टार है, इसके आसपास अगर देख रहे हैं तो गोल्डीलॉक जोन क्या होती है? एक हैबिटेबल जोन होती है अराउंड अ स्टार। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि द टर्म गोल्डीलॉक जोन इज ऑफन सी इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ये न्यूज में आता रहता है कि पहला ऑप्शन है लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सरफेस से ऊपर एक जोन है, ठीक है। क्या इसके बारे में बात की गई है? नहीं। रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर सेल गैस इज अवेलेबल। अर्थ के अंदर कोई रीजन जहाँ पे सेल गैस मिलती है, इसके बारे में भी बात नहीं की हमने। सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। अब इसने बोला अर्थ लाइक प्लैनेट, यानी कि अर्थ पे रहा जाता है, क्योंकि ये हैबिटेबल जोन है ना अर्थ। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सर्च फॉर मेटेरॉइड्स कंटेनिंग प्रीशियस मेटल्स। अब यहाँ पे मेटेरॉइड्स की तो बात ही नहीं हो रही, तो मोस्ट जो सुटेबल ऑप्शन है इन तीनों में कौन सा है? सरफेस ऑफ द अर्थ की बात की गई है, ठीक है। ये एक लिमिट बता रहा है जो सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा है वेयर सेल गैस फाउंड, और ये मेटेरॉइड के बारे में। तो इसमें मोस्ट सुटेबल जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? सी। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी जाती कि दिस इज कॉल्ड दैट, छोटे बच्चों की तरह, वहाँ पे थोड़ा घुमाया जाता है। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें पता है कि क्या है वो हैबिटेबल जोन है और अर्थ क्या है, इसलिए हमने एग्जाम्पल भी क्या किसका लिया? अर्थ का, क्योंकि अर्थ क्या है? एक हैबिटेबल जोन है इन रेफरेंस टू द सन। आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने से हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज कर्कवुड गैप्स, गैप बिटवीन द एस्टेरॉयड विद इन एस्टेरॉयड बेल्ट। हमने देखा है कि एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं, ठीक है, बहुत सारा सामान है। तो उसमें क्या है, गैप, जैसे ये एक एस्टेरॉयड है, यहाँ पे एक एस्टेरॉयड है, ये दोनों एस्टेरॉयड है, इनके बीच का जो गैप है जिसमें कुछ नहीं मिलता, जो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, जहाँ पे या थोड़ा बहुत मिल सकता है लेकिन ये अपना इसका जो नेबर है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, क्लियर है, तो उसको बोलते हैं कर्कवुड गैप्स। गैप बिटवीन द एस्टेरॉयड विद इन एस्टेरॉयड बेल्ट, फ्यू और नो एस्टेरॉयड आर फाउंड, जहाँ पे कुछ मिलेंगे या एस्टेरॉयड फाउंड ही नहीं होते, उसको बोला है कर्कवुड गैप्स। ये ऐसी टर्म्स हैं जो आपको न्यूज़ में डे टू डे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज ऊट क्लाउड। ऊट क्लाउड को हम इमेज देख लेते हैं पहले। ये इमेज में आपको दिख रहा है, दीज आर ऊट क्लाउड। यहाँ नेपच्यून है, यहाँ पे हमारे सारे प्लैनेट्स आते हैं, उसके बाद जो है ये ऊट क्लाउड्स मिलते हैं, ठीक है। अब जो ऊट क्लाउड होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो नेपच्यून के बाद में मिल रहे हैं। और इसमें काइपर बेल्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो बिल्कुल नेपच्यून के बाद ही जो मिलते हैं, जो हमने काइपर बेल्ट के बारे में की थी, वो भी इसके अंदर आते हैं। तो ये बिलीव किया जाता है कि दीज क्लाउड्स ऑफ पार्टिकल्स आर द रिमेन्स ऑफ द डिस्क मटेरियल विच फॉर्म द सन एंड 8 प्लैनेट्स, यानी कि ये क्या है, रेमिनेंट्स हैं जिससे हमारा सन बना और 8 प्लैनेट बने। उनका जो भी सामान बच गया, उसके जो रेमिनेंट्स हैं उनको बोला गया ऊट क्लाउड, और ये मिलते हैं आउट ऑफ बिल्कुल जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर, यानी कि नेपच्यून के जो बाद में आता है। नेपच्यून के बाद में क्या आता है, काइपर बेल्ट आता है, और काइपर बेल्ट के भी बाद क्या आता है, ऊट क्लाउड, और काइपर बेल्ट भी ऊट क्लाउड का ही पार्ट है। ये इनको बोला जाता है आइसी प्लैनेटिज्मल्स, यानी कि जो प्लैनेट नहीं बने, राइट, जो सराउंड करते हैं सन को। अब जैसे यहाँ पे ऊट क्लाउड का एक दे रखा है कि ये ऊट क्लाउड है मान लीजिए, और इसका जो इनर पार्ट है, जो इनर ऊट क्लाउड्स बोलते हैं उनको बोलते हैं हिल्स क्लाउड। ये पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा बता दिया और थोड़ा डिटेल में। ऊट क्लाउड का जो इनर पार्ट होता है ये, उसको बोला गया हिल्स क्लाउड, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशन की। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ स्टार। अगर हम इमेज से जाके देखें तो कॉन्स्टलेशन क्या है, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे उर्सा मेजर ये, ठीक है, यहाँ पे ये उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, ठीक है, कैसियोपिया, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको पैटर्न देखना है स्टार्स के। जैसे एक पैटर्न दिख रहा है, ये एक पैटर्न में है, तो कॉन्स्टलेशन क्या है, पैटर्न ऑफ स्टार। इनके एग्जाम्पल है ओरियन, बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, कैसियोपिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ स्टार की। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अ पर्सन स्टूड अलोन इन डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट। एक इंसान डार्क नाइट में खड़ा है, टू रीच हिज विलेज, वो कहाँ पहुंचना चाहता है, अपनी विलेज को, और वॉज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट। जहाँ पे वो खड़ा है उससे 5 किलोमीटर ईस्ट पॉइंट पे क्या है, उसका विलेज है, ठीक है। ही हैज़ नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन बट ही लोकेटेड द पोल स्टार। उसको पोल स्टार के बारे में तो पता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसके बारे में बता सके कि कौन सा डायरेक्शन है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ स्टार क्या बताता है, पोल स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। अगर कोई इंसान है वो यहाँ पे खड़ा है और उसको 5 किलोमीटर जाना है, कहाँ, ईस्ट में 5 किलोमीटर, ये इतना बता रखा है, और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसमें मोस्ट कन्वीनियंट क्या होगा जिससे कि वो अपनी विलेज तक पहुँच पाए। अब वो यहाँ पे खड़ा है और उसको पता है कि पोल स्टार इधर है, पोल स्टार पता है, तो यहाँ पे होगी नॉर्थ डायरेक्शन, और ईस्ट में उसका घर है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार। तो उसके घर का रास्ता इधर तो होगा नहीं, पोल स्टार को फेस करता हुआ, पहला नहीं होगा। डायरेक्ट अपोजिट टू द पोल स्टार, पोल स्टार के ऑपोजिट में है
तो वो साउथ डायरेक्शन होगा, ये भी नहीं होगा। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, वो डायरेक्शन जब अब ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, अगर वो इधर जाएगा, अगर वो इधर वॉक करेगा तो ये क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा, और ये इसका होगा राइट, और ये क्या होगा, इसका लेफ्ट। तो इसमें पूछा डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, तो पोल स्टार उसकी लेफ्ट में होगा जब वो जाएगा, तो यस दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है तो लेफ्ट हैंड उसका इधर होगा, राइट साइड उसकी ये होगी, तो सी इज द डायरेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी। वो आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगी कि व्हाट इज पोल स्टार, अब पोल स्टार पे उसने ये बना दिया क्वेश्चन। इसमें ये है कि आपको रीजनिंग का भी पता होना चाहिए, रीजनिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कारमान लाइन। कारमान लाइन क्या होती है, बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। आउटर स्पेस और अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं कारमान लाइन। तो सारे प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि वाई प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट। तो पहले जो है प्लूटो को 2016 से पहले वो 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, प्लूटो भी एक प्लैनेट था, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो को प्लैनेट की लाइन से निकाल दिया गया। तो वाई प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट। अब पहले जान लेते हैं प्री कंडीशंस क्या होती हैं एक प्लैनेट को बताने की, ये प्लैनेट है या ये प्लैनेट नहीं है। 3 कंडीशन होती हैं कि ऑब्जेक्ट शुड ऑर्बिट अराउंड द सन, कि ऑब्जेक्ट चारों तरफ सन के घूमना चाहिए। ऑब्जेक्ट शुड हैव अ राउंड शेप ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो शेप होनी चाहिए वो राउंड होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट शुड हैव क्लियर इट्स नेबर, और जो ऑब्जेक्ट है अपने आसपास जो उसके सामान मिल रहा है वो उसको क्लियर किए हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लैनेट है और उसके आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं और वो टकरा गया और वो फिनिश हो गया, ठीक है। उसका जो नेबर है वो क्लियर होना चाहिए। अब ये जो 2 कंडीशन है, पहली और दूसरी, वो प्लूटो ने फुलफिल करी, ठीक है। 2 कंडीशन आर नोन एज, जो प्लैनेट इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं उनको बोलते हैं डॉर्फ प्लैनेट। प्लूटो ने सेटिस्फाई करी ये 2 कंडीशन, इसलिए प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट बोला जाता है। तो ये थर्ड है कि प्लूटो इतना छोटा है कि वो अपना जो है नेबर क्लियर नहीं कर पाया, तो प्लूटो हैज़ फेल्ड टू क्लियर इट्स नेबरहुड, तो इसलिए उसको बोला गया ड्वार्फ प्लैनेट। अगर हमें किसी को प्लैनेट बोलना है तो उसको ये वाली पहली वाली तीनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको बोला जाएगा प्लैनेट, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे प्लूटो को बोला गया। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम वापस से आते हैं कंटेंट पे कि हमने जो बोला था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि हम ये कंप्लीट करेंगे, हमने किया या नहीं। 8 प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, कॉर्डेलिस्की क्लाउड्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट, काइपर बेल्ट, ऊट क्लाउड्स, मेटेरॉइड, कॉमेट्स, गॉल्डिलॉक्स जोन, कर्कवुड गैप्स, कॉन्स्टलेशंस, ड्वार्फ प्लैनेट, और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बोला गया, वाई इट इज़ नॉट अ प्लैनेट, और कुछ रिलेटेड PYQs, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम फॉर्मेशन ऑफ सन देखेंगे, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सन अगर आपने को देखना है तो इसके बाद मेरा एक लेक्चर आएगा नेक्स्ट डे, तो आप उसको देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, यू इन्जॉयड द कॉन्सेप्ट, यू इन्जॉयड द वे ऑफ लर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।